अप्रैल के मंथ में टॉपर्स क्या करते हैं पता है? ना तो वो 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाते हैं, ना ही उस 10 घंटे के स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं, ना ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते, लेकिन फिर भी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उनके जो परसेंटेज होते हैं वो 90+ होते हैं। और बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, जो हम इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं और हमारे जो परसेंटेज होते हैं वही 60-50 तक ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था। इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको फॉलो जरूर से कर लेना, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए, जरूर से फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। आपको देखो, सबसे पहली चीज आपको बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है आपके हार्डवर्क से स्टडी करना और एक स्मार्ट वर्क से स्टडी करना। ठीक है, एक जो एवरेज स्टूडेंट वो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। जब वो 9 से 10th में आता है तो वो भाई एक चीज ले लेता है, अब तू तो तेरा भाई 10वीं का बोर्ड एग्जाम जिंदगी में पहली बार देने जा रहा है, झंडे गाड़ देगा, माँ बाप का जो सीना है वो आपका पूरा क्या करेगा, प्राउड से चौड़ा कर देगा और उन अपना ड्रीम परसेंटेज लाकर सबको दिखा देगा कि मैं भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये जो चीज होती है ये चीज कभी हो ही नहीं पाती। गलती क्या होती है मालूम है? गलती, सबसे पहली गलती ये होती है कि आप 10-10 घंटे का स्टडी प्लान बना लेते हो। दूसरी गलती ये होती है कोई भी रैंडम चैप्टर्स का उठा लेते हो। तीसरी गलती क्या होती है, वो जो 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाया होता है ना, वो एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन फॉलो होता है, और तीसरे दिन से उसका पूरा का पूरा डब्बा गुल हो जाता है। अब एक चीज मैं बताता हूं, मैंने जनरली क्या देखा है, जो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे 8 घंटे का स्टडी प्लान बना है, ठीक है, 8 घंटे का स्टडी प्लान बना। अब 8 घंटे का स्टडी प्लान कितने दिन चलता है? पहले दिन बहुत अच्छे से चलता है, डे 1 इसका बहुत अच्छे से चलता है, फुल मोटिवेटेड रहता है तेरा भाई, और उस पूरी की पूरी जो बॉडी होती है लेकिन उस दिन पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, और दूसरे दिन नींद भी क्या पूरी होती नहीं। डे 2 भी बोला है तो करना है, तो डे 2 भी वो कैसे कैसे ना कैसे वो चीजें करता ही है। लेकिन जब डे 3 आता है, तो डे 3 आते आते पूरा का पूरा ये जो 8-9 घंटे का जो टाइम स्लॉट होता है ये उसका पूरा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहली चीज, ये गलती आपको करनी नहीं है। अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, एक जो बंदा प्रिपरेशन में क्या चीजें उसे फॉलो करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान सुनेगा जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूं। देखो, जो अप्रैल का मंथ होता है, अप्रैल का मंथ बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली आपका सिलेबस कंप्लीशन का मंथ नहीं होता है, ठीक है, आपको बड़े बड़े चैप्टर्स उठाने का मंथ नहीं होता है। ये पूरा जो मंथ होता है ये आपका फाउंडेशन मंथ होता है। अब आप बोलेगे सर फाउंडेशन मंथ का मतलब क्या होता है? देखो, फाउंडेशन मंथ की अगर मैं बात करूं, ये मंथ ऐसा होता है जो भी 9th स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत आ रही थी, जो भी बेसिक्स आपको नहीं आते, जो कंसेप्ट्स आपको नहीं समझते, उन सारी चीजों को कंप्लीट करने का ये पूरा का पूरा मंथ क्या होता है। अब देखो, इसमें क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट दे देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अलजेब्रा और ज्योमेट्री की मैं बात कर लेता हूं। अब एक 9th स्टैंडर्ड में हमें दो जो मैथ्स था वो 2 चीजों में बाइफरकेट कर दिया गया था, एक था अलजेब्रा और एक था आपका जियोमेट्री। क्या था आपका? जियोमेट्री। अब ये 2 टॉपिक जो थे, जो सब्जेक्ट थे, आपको नए इंट्रोड्यूस किए। अब इन 2 सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे थे जिनको दिक्कत आती थी, हो सकता है कि आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, आपने भी सीरियस नहीं दिखाए होंगे, तो अब यहाँ पे आपके जो बेसिक्स इसके कवर नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप सबसे पहले चीज के बेसिक्स पे ध्यान दो। हो सकता है आपको कैलकुलेशंस नहीं आते हो, ठीक है, जो फ्रैक्शंस वाले कैलकुलेशंस आ जाते हो वो आपको इजीली सॉल्व नहीं करना, इस तरह के सम आपको देखने मिल जाएंगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी दिक्कतों को आप क्या कर सकते हो, आप खत्म कर सकते हो। क्या? सबसे पहले इन बेसिक्स पे ध्यान देंगे, तो आपको बेसिक आपका पहले आना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो भी कंसेप्ट होते हैं जो आपके जरूरी है, जब आप 9th से 10th में जाते हो, उन कंसेप्ट से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दो। क्लियर हो गया? और जब स्टार्टिंग में जब चैप्टर्स के स्टार्ट भी करो, सिलेबस का भी स्टार्ट करो, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप सबसे पहले जॉब बड़े बड़े चैप्टर्स कवर कर लो, बड़ी बड़ी चीजें कवर लो, नहीं। मैं हमेशा ये चीज कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके जो इजी चैप्टर्स है, जो लीनियर चैप्टर्स है, उन पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप लीनियर चैप्टर्स करोगे, इजी चैप्टर्स करोगे, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वरना होता क्या है पता है, आप ले लोगे होशियारी में, बड़े बड़े चैप्टर्स ले लोगे, उठा लोगे, फिर होता क्या है, वो चीज आपको समझ में नहीं आती है और आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और यही चीजों की वजह से आपका पूरा का पूरा साल जो बेकार होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज आपको टफ लगने लगती है, आप उस चीज को हाथ लगाना ही छोड़ देते हो। समझ में आ गया? तो ये एक चीज होगी। फिर अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं तो आता आपका कंसिस्टेंसी। देखो, एक चीज मैं बताता हूं, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अब एक मैं टॉपर की बात कर लूं तो एक एवरेज की बात कर लूं। एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, अप्रैल के मंथ में सबसे पहली चीज ये करेगा कि वो 8 से 10 घंटे का प्लान बनाएगा।
और वो फॉलो कैसे होता है, पहले दिन तो 8 से 10 घंटे होंगे, दूसरे दिन वो 3 घंटे होते हैं और तीसरे दिन तो उस शेड्यूल का अता पता ही नहीं होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एक टॉपर होता है वो क्या करता है, वो कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता है, वो स्टार्टिंग से 2 से 3 घंटे का क्या करेगा, टाइम शेड्यूल बनाता है और उसी 2 से 3 घंटे को क्या वो रेगुलरली फॉलो करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं आपको ये बताऊं कि इन 2 से 3 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे टाइम को डिवाइड करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए इस पे भी वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। अगली चीज आती है लिमिटेड रिसोर्स। जी हाँ दोस्तों, अब देखो एक चीज होता है, अब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ना बहुत सारी बुक्स देखने मिलेंगी, कोई बोलेगा ये वाली बुक रेफर कर लो, कोई बोलेगा वो वाली बुक रेफर कर लो, कुछ तो बंदे ऐसे होते 10-10 बुक लेके बैठ जाते, कुछ तो ये भी मिथ फैला देते कि भाई एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड में आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह की चीजें बताई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखो आप अगर एक चीज करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज लिमिटेड रिसोर्स आपको यूज करना, आपको 10 बुक के पीछे 10 चीजों के पीछे भागना नहीं है। आपको सबसे पहली चीज आपको एक ही बुक को लेना है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो सबसे बेस्ट बुक है 10th स्टैंडर्ड के, वो मैं आपको कहूंगा कि आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो आपकी सबसे बेस्ट बुक है और उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके अलावा कोई भी और बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। हाँ, एट लास्ट आप जो है 21 वगैरह है उनको हम बताएंगे, तो वो आपको क्या करना रहता है, वो आपको परचेस करना रहता है और वो फॉलो करना रहता है। हाँ, इसके अलावा आप गाइड्स ले सकते हो सॉल्यूशंस के लिए या फिर टारगेट्स ले सकते हो, वो जस्ट एज ए रेफरेंस के लिए, बट मेनली आपको जो पूरा का पूरा फोकस करना है, आपको ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसी पर फोकस करना है। मल्टीपल बुक्स के पीछे भागना नहीं, अगर मल्टीपल बुक्स के पीछे जाओगे तो बड़ा ऑब्वियस बात है आपकी पूरी की पूरी जो चीजें होंगी खराब हो जाएंगी और फिर इधर का पढ़ू या उधर का पढ़ू ये वाला हाल हो जाएगा। फिर अगली बात चीज, अब नोट्स। अब देखो नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, आप खुद के नोट्स बनाओ। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, देखो 10 जगह 10 नोट्स मिलेंगे। आप ट्यूशन क्लासेस जाओगे वहां पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, आप स्कूल में जाओगे वहां पे भी आपकी टीचर आपको नोट्स देती है, आप किसी फलाना यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको हर जगह से मिले, मैं ये नहीं कहता वो नोट्स को रेफर मत करो, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखो कि आपको उनके नोट्स तो रेफर करें, लेकिन एक आपका खुद का एक नोट होना चाहिए। क्यों नोट्स होना चाहिए मालूम है क्या? क्योंकि यही एक जो नोट्स होता है जो आपके दिसंबर के मंथ में आपका टाइम बचाता है और आपके मार्क्स को स्कोर करने में आपको हेल्प करता है। अब आप वहां पे 10 चीजें नहीं पढ़ सकते ना, 10 नोट्स रेफर नहीं कर सकते, आपके पास एक खुद का एक पर्सनल नोट होना चाहिए जिसको आप रेफर करके आपके रिवीजन जो है फट झटपट फटाफट क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। समझ में आ गया? अगला यहां पे अगर बात करूं वीकली रिवीजन सिस्टम। हाँ, अब यहां पे देखो ठीक है, अब यहां पे वीकली रिवीजन कैसे होना चाहिए, यहां पे अगर मैं बात करूं मंडे टू सैटरडे, सबसे पहली चीज मंडे टू सैटरडे का ये जो पूरा ड्यूरेशन होना चाहिए, पूरा ड्यूरेशन आपके नए कंसेप्ट्स के लिए होना चाहिए, जहां पे आप न्यू कंसेप्ट्स पर हो, ठीक है, न्यू सिलेबस न्यू टॉपिक्स आप क्या कवर करो। समझ में? अब ये चीज है कि इसमें भी आपका देखो रिवीजन सिस्टम कुछ किस तरीके से होना चाहिए वो बता रहा हूं आपको। हमेशा डेली बेसिस पे भी जब कभी भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो पढ़ा था उसको आपको एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद ही नए चैप्टर पे नए टॉपिक पे जाना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं संडे के दिन आपका एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। अब संडे के दिन आप क्या करोगे मालूम क्या? संडे के टाइम अच्छा खासा टाइम दोगे और चीजों को क्या करोगे, रिवाइज करोगे जो भी वीकली पूरा पढ़ा है वो, और फिर उन्हीं चीजों का क्या करोगे आप एक टेस्ट भी अपने आप का एक सेल्फ टेस्ट लोगे। आपके ट्यूशन क्लासेस में आपके स्कूल में जो टेस्ट हो रहा है वो बात की बात है, लेकिन खुद का एक टेस्ट आपके पास भी होना चाहिए और खुद उसे चेक भी क्या करना है, या फिर आपके ट्यूशन टीचर होंगे तो उनसे चेक करवाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो मिस्टेक है वो क्या है और उन मिस्टेक्स को सुधारना है आपको। अब देखो इसी ये तरीके से आपका चीजें कितने बार हो रही है, एक बार जब पढ़ो तब वो चीजें लर्न हो रही है, फिर जब दूसरे दिन नया टॉपिक पढ़ो तो उसको रिवाइज करो तो दूसरी बार वो हो रहा है, फिर उसके बाद टेस्ट देने से पहले एक बार रिवाइज करो तो 3 बार हो रहा है, और फिर टेस्ट देने के बाद जब आपको आपकी गलती पता चल जाती है तो आप उसको सुधारो। तो आपको टोटल एक ही टॉपिक आप कितने बार रिवाइज करो, 4 बार क्या रिवाइज करें, और इस पैटर्न से जाओगे तो आपका जो चीज है, आपकी जो ये टॉपिक है ये आपके दिमाग में पूरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और आप आराम से चीजों को अपनी कंप्लीट कर सकते हो। डन, इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा प्लान मैंने बता दिया जो आपको फॉलो करना चाहिए अभी से, और इस तरीके से किया तो बड़ा ऑब्वियस बात है आप आपके स्कूल में, आपके स्कूल की एग्जामिनेशन बोल रहा हूं, बोर्ड की एग्जामिनेशन में आपका जो ड्रीम परसेंटेज है वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है अभी हैवी चैप्टर्स मत उठाओ, अभी इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से करो,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, आराम से एक एक चैप्टर्स भी कंप्लीट करोगे तो आराम से चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। टारगेट बस ये रखना कि नवंबर के स्टार्टिंग तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और भी कोई वीडियो में से चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।